Hello everyone, a very good evening to all my dear students and I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्टरी पोर्शन बताया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर बेसिकली हम किस पर्टिकुलर ग्लैंड्स के साथ डील करने वाले हैं और हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहला सकते हैं, किस ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने ये देखा कि हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है और हार्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में स्पेसिफिकली हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इतनी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हम लोग फर्स्ट ग्लैंड आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन जब हम देखते हैं तो हम क्या क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके उनको सबको देखेंगे। ठीक है, पहली बात, जब भी कोई ग्लैंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी होती है कि वो लोकेटेड कहाँ है, उस ग्लैंड की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एज वी ऑल नो, नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपो का मतलब हो जाएगा इट इज बीनीथ, नीचे की तरफ है। किसके नीचे की तरफ है, तो हम बोल रहे हैं थैलेमस के नीचे की तरफ है। और हम सब जानते हैं कि थैलेमस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर थैलेमस के नीचे की लोकेशन हाइपोथैलेमस जो है वहां पर ये चीज सिचुएटेड है। अब समवेयर यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट लिंक whether to say hypothalamus as a part of brain or whether to say hypothalamus as an endocrine gland। हम हाइपोथैलेमस को एक पार्ट ऑफ ब्रेन बोलें कि हम हाइपोथैलेमस को एक सीक्रेटरी ग्लैंड बोलें, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलें, हम क्या बोलें। ठीक है, तो दिस इज समवट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक न्यूरो एंडोक्राइन हम बोलेंगे कोरिलेशन है, ये न्यूरो एंडोक्राइन लिंक है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस बीइंग अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम हैविंग न्यूरॉन्स इन इट still behaves like an endocrine gland also। That means hypothalamus का न्यूरल फंक्शन अलग है और हाइपोथैलेमस का सीक्रेटरी फंक्शन अलग है और हाइपोथैलेमस दोनों काम करता है, इसीलिए एक प्रकार की कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा ये। ठीक, तो लोकेशन देखिए हम, तो हम बोलेंगे इसको कि इट इज लोकेटेड इन द फोर ब्रेन एरिया, और फोर ब्रेन में भी कहां पर, तो हम बोलेंगे डायएन्सेफेलॉन। ठीक है, डायएन्सेफेलॉन, तो हम यहां पे बोलेंगे लोकेटेड इन डायएन्सेफेलॉन। ठीक है, एरिया ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाइपोथैलेमस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं लोकेशन कर्सर वाइज जब मैं दिखा रही हूँ तो वी आर ऑल एबल टू सी कि ये ब्रेन एरिया में हम लोगों को हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है और हम लोगों को हाइपोथैलेमस के साथ में नीचे की तरफ जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये कॉल्ड एज लिखा है मैंने। ठीक है, ओके, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये बात आप लोगों को समझ आई कि हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस के कितने हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, क्योंकि ये तो एक नर्वस सिस्टम का पोर्शन है। तो हाइपोथैलेमस में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि ग्लैंड्यूलर नेचर के होंगे। ठीक है, अब इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज के थ्रू मतलब थोड़ा सा फेमिलियर करवाऊंगी ताकि हमें इसके आगे की जो भी टर्म्स हैं वो क्लियर आउट हो दिमाग में एकदम। ठीक है, पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं एक शब्द की जिसका मतलब है न्यूक्लियाई,
जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का क्या मतलब होता है ये समझ लो बच्चों पहले। न्यूक्लियाई का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। परंतु ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन अ स्पेसिफिक गिवन एरिया। कहां पर? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि अगर कोई भी न्यूरॉन्स का ग्रुप या गुच्छा प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब कि ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, तब हम लोग उसको बोल देते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, ये न्यूक्लियाई वर्ड मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जब भी आपके सामने न्यूक्लियाई शब्द आएगा तो इमीडिएटली समझ जाना कि हम कुछ एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं हो सकता, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई, नाम उनको अलग अलग दिए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फंक्शनिंग अलग अलग तरीके की होगी। ठीक है, उनका रेगुलेटरी कंट्रोल अलग अलग तरीके का होगा, इसीलिए न्यूक्लियाई बहुत सारे टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। न्यूक्लियाई क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, एक और टर्म हम लोग देखते हैं, वो टर्म है हमारे सामने न्यूरो सीक्रेटरी सेल। ठीक है, क्या टर्म है? न्यूरो सीक्रेटरी सेल। अब इस टर्म को देख लो ध्यान से, ये बेसिकली क्या चीज है? तो हम सब जब एक न्यूरॉन का बेसिक मोस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक साइटोन सेल बॉडी होगा जिसके अंदर डेफिनेटली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्टिंग डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, हमारे पास में एक एक्सॉन होगा न्यूरॉन के अंदर, बराबर बात। ठीक है, एक्सॉन लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है न्यूरॉन का जनरली, वैसे फिर हम इमेजिन करेंगे कि एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे, और इन एक्सॉन टर्मिनल्स में जनरली हम लोग इमेजिन करते हैं कि साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होगा, और साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक नोड्यूल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, मतलब सॉरी ये साइनेप्टिक नॉब है। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब है, और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर हमारे पास में साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, और साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होता है वो हम जनरली इमेजिन करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें मैंने आप लोग को जनरल एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि न्यूरो सीक्रेटरी सेल क्या डिफरेंट है न्यूरॉन से? न्यूरो सीक्रेटरी सेल ऐसे डिफरेंट है न्यूरॉन से कि ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल है तो न्यूरॉन, पर मॉडिफाइड न्यूरॉन है। ठीक है, ये कैसा न्यूरॉन हो गया? इट इज गोइंग टू बी अ मॉडिफाइड न्यूरॉन। और मॉडिफाइड न्यूरॉन क्या काम करने वाला है? मॉडिफाइड न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली नहीं बनेगा कोई न्यूरोट्रांसमीटर, बल्कि बनेगा एक हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं, इफ हार्मोन इज सीक्रेटेड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूरो सीक्रेटरी सेल। न्यूरो सीक्रेटरी सेल। ठीक है, तो ये इतनी बात सबको क्लियर हुई है क्या कि न्यूरो सीक्रेटरी सेल बेसिकली है क्या चीज? न्यूरो सीक्रेटरी सेल एक मॉडिफाइड न्यूरॉन है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, और न्यूक्लियाई के अंदर ये ऐसे बहुत सारे न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स या न्यूरॉन्स पैक हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक बातें हमने क्लियर आउट करी। तो हमें क्या देखना है? अब हम लोग हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं ना, तो आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी आपके सामने अभी। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हम लोग पहले हाइपोथैलेमस का देखते हैं, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को अलग अलग पढ़ना जो है उसका कोई लॉजिक नहीं होता। हाइपोथैलेमस के साथ में कोरिलेटेड पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं हमेशा, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के कॉमन स्ट्रक्चर को ये स्टडी करने के बाद में हम इन दोनों ग्लैंड्स की डिटेलिंग देखते हैं, इनके एक एक हार्मोन की फंक्शनिंग को समझते हैं। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। मैं बना रही हूं एक स्ट्रक्चर जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस कहलाने वाला है। ठीक है, व्हाट दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज, दैट स्ट्रक्चर या दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है, चलो ओके। सो आई वुड जस्ट रिक्वायर लिटिल बिट पेशेंस ऑफ एवरीवन, and I would request everyone to make the diagram along with me in your notebook if you are making it. See this now. Okay.
See this, everyone. Okay, please do not go the dimensions of the vessels. Okay, just wait. थोड़ा सा thin बनाना पड़ेगा ना भाई साहब, ऐसे मोटा कैसे बना दिया? Okay, so this is one structure. Okay, and then okay, now what am I making? These things you need to actually visualize. I am going to use a green color for the neurons, since neurons are green in color, as we all know. See this. I'm just going to make a simplest possible diagram of neuron, not making it very complex. We actually need to understand the process and not anything else. Okay. See, so we are done with the making of diagram now, and अब हम लोग देखते हैं इसकी लेबलिंग क्या है. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. बेसिकली ये पोर्शन जो है, दिस इज हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. Let us just imagine that this much portion is a stalk like structure called as infundibulum. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? infundibulum. ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्या आप सभी लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स? ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, इसमें एक सिंगल बनाया न्यूरॉन मैंने, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है,
ये एक दूसरा ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल नजर आ रहा है मुझे, और ये एक मुझे तीसरा ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल नजर आ रहा है। ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं इन दोनों ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को नाम भी दे रही हूँ कुछ। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और यहां मैं लिख रही हूं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई का फुल फॉर्म यहां लिख दे रही हूं मैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और इधर मैं पीवीएन का फुल फॉर्म लिख रही हूं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। अब हम लोग देखते हैं, इधर वाले ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल का नाम नहीं दे रहे हम लोग क्योंकि वहां पर स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। वहां पर मल्टीपल हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर एक एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे, SON और PVN में, इसीलिए इनका नाम लिखा, ठीक। अब क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम नाम के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास में दो लोब है। एक लोब ये वाला जो है इसको हम लोग बोल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और जो दूसरा वाला लोब पीछे की तरफ नजर आ रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है इसी का एक और नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। मैंने इसको ब्रेक डाउन करके इसलिए लिखा ताकि तुम प्रोनाउंसिएशन में गलती ना करो। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है, एक और नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम जब यहां पर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तब मैं अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को फर्दर डिवाइड करना चाहूं कि क्या इसके भी फर्दर कोई लोब्स होते हैं, तब हम बोलेंगे यस, ये एक मेजर लोब है, ये दूसरा माइनर लोब है, ठीक है, जो कि क्योंकि फ्यूज हो गए हैं इसीलिए इन लोगों को साथ में लिख देते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी। अदरवाइज एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये वाला लोब और ये वाला लोब अलग अलग होते हैं, लेकिन हम जैसे बोलते हैं बेबी के बर्थ के बाद और अडल्टहुड तक आते आते ये दोनों लोब्स फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को कॉमनली बोलना चालू कर देते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस लोब का अलग से क्या नाम है, इस लोब का अलग से नाम है पार्स डिस्टालिस, ठीक है, क्या नाम है, पार्स डिस्टालिस। इस लोब का अलग से क्या नाम है, इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया, और ये दोनों फ्यूज होके क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और इस लोब का अलग से क्या नाम है, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक ही दिख रहा है हम लोगों को, इस लोब का अलग से नाम हो जाता है पार्स नर्वोसा, और पार्स नर्वोसा को ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी या तो फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक बातें हम लोग समझेंगे पहले बहुत डिटेल में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं वापस से दोबारा इसको नहीं पढ़ाते हुए हाइपोथैलेमस में इस पोर्शन को कवर अप कर देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर मैंने बोला हमारे सामने ये न्यूरॉन है, ठीक है, तो न्यूरॉन इधर एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में कनेक्शन अलग तरीके से नजर आ रहा है, और न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ में कनेक्शन अलग तरीके से नजर आ रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को एंटीरियर पिट्यूटरी में ये देखने को मिल रहा है कि जो ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन अपनी सीक्रेशन जो है वो सीक्रेशन ब्लड वेसल में दे रहा है, ब्लड स्ट्रीम में दे रहा है, ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम बेसिकली जा रही है कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स भी अपनी सीक्रेशन इसी ब्लड स्ट्रीम में देंगे जो कि यहां से एस्केप कर जाएगी। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ हाइपोथैलेमस का, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, क्या आप सभी लोगों को ये सिक्रेशन सपोज मैंने यहाँ बना के बताई, तो हम देख रहे हैं कि ये सिक्रेशन जो है ये आएंगे कहाँ पर, ये आएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किधर आ जाएंगी, ये सारी की सारी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ जाएंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये चली जाएंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स के ऊपर ये कुछ ना कुछ काम करेंगी। मान लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ये सेल्स हैं, मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है।
इस हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कुछ काम किया, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने इन टर्न दूसरा हार्मोन बनाया या तो फिर बनाते हुए हार्मोन को बनाना बंद कर दिया, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के बने हुए जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम में और फिर ये ब्लड स्ट्रीम से पहुंचेंगे टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है, टू टारगेट ऑर्गन। इस हिसाब से काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन, और हम इसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जो हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बिल्कुल अंदर तक आ रहे हैं, ठीक है, कोई ब्लड स्ट्रीम में अपना कंटेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन है with posterior pituitary and not any kind of portal system is formed. Direct neural connection with posterior pituitary, ठीक है, प्रेजेंट है, जहां पर इसके सिक्रेशंस मतलब कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की जो सिक्रेशंस होंगी वो सिक्रेशंस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर्ड होंगी बस, ठीक है, मतलब कि हाइपोथैलेमस की ही सिक्रेशंस हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने वाली हैं बस, ठीक है। अब हमने दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखे जो कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहे हैं और अपनी सिक्रेशंस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रख रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का नाम होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जहां पर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होता है ये सीक्रेट करता है हार्मोन और उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सीक्रेट करता है हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ही बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या तो फिर एडीएच, ठीक। तो इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई क्या? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड लिंक में होते हैं, काम करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होंगे। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर दोज बेसिकली न्यूरॉन्स विच आर गोइंग टू सीक्रेट हॉर्मोन्स, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। फिर जब ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होता है तो हम उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक। हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ रिलेशन किस हिसाब से है? तो हम बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बनाता है वो, ठीक है, जहां पर न्यूरॉन्स जो कि हाइपोथैलेमस में लोकेटेड हैं वो अपनी सिक्रेशन दे देते हैं एक वेन में, ठीक है, और ये वेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड तक रीच होती है और इस वेन को हम लोग अब बोलेंगे क्या? हम लोग इसको बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। और ये वेन सीक्रेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस को लेकर आती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। ये सिक्रेशंस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को या तो स्टिमुलेट कर सकते हैं या तो इनहिबिट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है या तो वो कोई सिक्रेशन देगी या वो जो सिक्रेशन दे रही थी वो देना बंद कर देगी। मतलब यहाँ पर जो ये मैंने येलो हार्मोन्स बनाए हुए हैं ये बहुत सारे हार्मोन्स हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के जिनके हम अभी नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन लिंक किस प्रकार से है? तो हम बोलेंगे पोर्टल सिस्टम के थ्रू है। वहीं पर हम बोलेंगे कि अगर लिंक हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच की बात करी जाए तो वहां पर डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन है, कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है। न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस डायरेक्टली इनर्वेट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और अपने सिक्रेशंस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर दो कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन्स के ग्रुप आएंगे हमारे सामने या न्यूक्लियाई आएंगे। एक होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जिसकी सिक्रेशन को हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक हमारे पास में आता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जिसकी सिक्रेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके अलावा हमने फर्दर आगे का पोर्शन भी थोड़ा सा पढ़ लिया है और वो ये है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर कितने टोटल लोब्स हो सकते हैं। हम बोलेंगे पिट्यूटरी के बेसिक दो लोब्स हैं एडल्टहुड में, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सब पार्ट की बात करी जाए तो एक होगा पार्स डिस्टालिस जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करता है, फिर एक होगा पार्स इंटरमीडिया जो कि एकदम बीचों बीच में
श्रिंग्ड लोब है, और एक होगा पार्स नर्वोसा। ठीक है, इज दिस मच क्लियर? आई होप दैट दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये डायग्राम अगर तुमको आ गया तो तुम्हें मैक्सिमम चीजों के नाम तो याद रह ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूं यहां से अभी। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस की सिक्रेशंस के नाम क्या क्या हैं। अच्छा, एनसीईआरटी ने भी आपको डायग्राम बना के दिया है, अगर आप देखोगे तो जो मैंने डायग्राम बनवाया वैसे ही टाइप का डायग्राम है ये पोर्टल सर्कुलेशन, इसको हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन बोला, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन में है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हम सब देख सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्टली न्यूरॉन्स इनर्वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के बताया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के सिक्रेशंस का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या नाम है, किस प्रकार से वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, सबसे पहला टॉपिक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को ध्यान से देखेंगे एक एक करके, वन बाय वन विल टेक द नेम्स। यहां पर फर्स्ट नाम आता है हमारे सामने, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, क्या नाम है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब यहां पर ये नाम आया। ठीक है, मैं इसके पहले थोड़ा सा क्लियर आउट और कर देती हूँ। यहां पर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दो कैटेगरीज आ सकती हैं इसमें, एक आ सकती है आपके पास में रिलीजिंग हार्मोन्स, और एक आ सकती है आपके पास में इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये रिलीजिंग हार्मोन्स हमेशा जो हैं ये स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं ये इनहिबिट करती हैं किसी हार्मोन के रिलीज को फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। इनहिबिट रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो हमारे पास जब भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग नाम आए तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। आप देखो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब मैं इसकी बात कर रही हूं तब ये बेसिकली किस प्रकार का हार्मोन है? दिस हार्मोन विल डू व्हाट? दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स, देखना बहुत ध्यान से, लाइन एकदम इजी है, स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा हार्मोन हो गया जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है कि तुम गोनाडोट्रोपिन्स बनाओ। कौन से होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स? LH एंड FSH। ठीक है, मतलब कि हाइपोथैलेमस के सिग्नल देने के ऊपर ही एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो LH और FSH बना सकती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा हम लोग देखते हैं हार्मोन, उसका नाम है हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, इसी हार्मोन का एक और नाम होता है रिलीजिंग हार्मोन, इसी हार्मोन का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसी का एक और नाम होता है, वो होता है सोमैटोक्रिनिन। मतलब तीन नाम हो गए एक ही हार्मोन के। ठीक है, लेकिन इन सब का मतलब एक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, इसीलिए हमने इसका दूसरा नाम दे दिया सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और क्रिनिन का मतलब होता है टू सीक्रेट, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमैटोक्रिनिन हो गया, सोमैटोट्रोपिन को सीक्रेट करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। तीनों मतलब एक ही हो गया इसका। तो हम यहाँ फटाफट से देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये दो हार्मोन हुए हमारे पास में। अब हम थर्ड देखते हैं हमारे सामने कौन सा आएगा। ओके, ठीक है, वेट। ठीक है, थर्ड हार्मोन हमारे सामने आ जाएगा, वो होगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इसका तो मीनिंग सबको क्लियर ही हो जाएगा शायद से। क्या मैं इसको सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन बोल सकती हूँ? क्योंकि मैंने अभी इसके पहले वाले को रिलीजिंग बोला था।
ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो सकता है ये। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं सोमैटो, मतलब काम रोक देने वाला है, इसीलिए स्टैटिन। ठीक है, ये 3 नाम हो गए इसके। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये बेसिकली क्या करवाया है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, 3 हार्मोन हमने देखे अभी। अब चौथे पे आ जाते हैं हम लोग, उसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन जो है, इसी को कई बार CRH भी बोलते हैं, और CRH का मतलब होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक ही बात हो गई, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन क्या करता है, तो ये हार्मोन बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज करवा सके किसको, ये हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज करवा सके हमारे जो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स हैं उनको। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो है बेसिकली स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाए। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा इट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट ACTH। इतना सही फंक्शन इसका है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये वाला हार्मोन क्या करता है, इसी का एक और नाम है बाय द वे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हर हार्मोन के 1-2 नाम हो सकते हैं और उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो मीनिंग समझ में आएगा कि थायरोट्रोपिन का मतलब TSH ही होता है। ठीक है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायरोट्रोपिन हार्मोन या तो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 5 हार्मोन्स हमने देख लिए अभी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में कुछ एक और हार्मोन्स, टोटल 9 हार्मोन्स हम एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ लिंक में देखेंगे, और 2 हार्मोन्स जो हैं वो इसके सेल्फ काम करने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में कितने हो गए, देखो यहाँ लिख देती हूँ साइड में ताकि भूल नहीं जाए अपन लोग। GnRH हो गया, ठीक है, फिर GHRH हो गया, GHIH हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया ACTHRH, फिर हम लोगों ने देख लिया TSHRH, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हार्मोन नंबर 6। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा ताकि वो प्रोलैक्टिन बनाए। स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7th, वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन था, ये लैक्टिक लिख दिया ऊपर मैंने। ठीक है, फिर 7th हो जाएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसी का नाम डोपामीन भी है। ठीक है, डोपामीन ही ये वाला काम करता है क्योंकि इसीलिए ये डोपामीन ही हार्मोन की तरह काम कर लेता है। इट
इनहिबिट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज प्रोलैक्टिन, मतलब कि बनने नहीं देता है। ठीक है, ये हो गया 7वां। 8वां हम लोग देखते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करवाएगा? ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कराएगा ताकि वो, ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा ताकि वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना सके। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और 9th हार्मोन इसका एंटागोनिस्ट हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि इनहिबिट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो ना बनाए एमएसएच। ठीक है, इनहिबिट्स एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, सो दैट एमएसएच इज नॉट प्रोड्यूस्ड, सो दैट एमएसएच इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये इनहिबिट कर देगा। तो इस हिसाब से हमने अभी तक देखे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर हमने देखा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। टोटल हमने 9 हार्मोन्स अभी तक देखे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 9 होते हैं क्या? अब ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि टोटल होते हैं 11 हार्मोन्स। हमने ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को देखना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 हार्मोन और बाकी है हमारे सामने। 10th हार्मोन हो जाएगा उसका, लेकिन स्पेसिफिसिटी आ जाएगी वहां पर। स्पेसिफिसिटी क्या आ जाएगी? मैं यहाँ स्टार बना के लिखने वाली हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। फ्रॉम कौन से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस कौन सा हार्मोन? इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन नेम्ड एज वैसोप्रेसिन। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन बनाता है वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन कैसे काम करता है ये हम अभी देखते हैं। एक और देख लेते हैं, फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस hypothalamus produces ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। मतलब कि टोटल देखे जाएं तो हार्मोन्स कितने हो गए? टोटल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमारे सामने जो आ जाएंगे दे विल बी 11 इन नंबर। ठीक है, टोटल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर 11 इन नंबर। ठीक है, 11 इन नंबर। ठीक है, जिसमें से कि 9 ऐसे थे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। ठीक है, 9 आउट ऑफ 11 कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये वाली बात सबको क्लियर है होपफुली। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं अभी फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन, हाउ इट विल फंक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है बच्चों, ये बहुत अच्छा हार्मोन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इट इज एन अफेक्शनिंग हार्मोन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन या अफेक्शन वाला हार्मोन है ये। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज बेसिकली थॉट टू बी सीक्रेटेड ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर सिर्फ इसका रोल जो है वो पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ बेबी करवाने में दिया हुआ है, और हम बोलेंगे इजेक्शन इन केस ऑफ फीमेल्स, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है फीमेल जो है अपने
बेबी को तब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड इन केस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में सीक्रेट होता है। ये एक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट है। ऑक्सीटोसिन जब फीमेल में सीक्रेट होता है तब ये दो काम करवाता है। एक काम ये करवाता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन यूटरस, ठीक है, जिसके कारण से डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। हम बोलते हैं पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन, या तो फिर डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। और यही हार्मोन जो है ये मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये दो फंक्शंस हमें ऑक्सीटोसिन के जनरली याद रखने होते हैं, लेकिन इट इज अ लव हार्मोन एंड अफेक्शन हार्मोन इन मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। चलो तो ये देख लो किस हिसाब से काम करेगा ये। हाइपोथैलेमस ने बनाया कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, लेकिन वहां कहाँ स्टोर किया था उसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन बनाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किया और वहां से रिलीज हुआ वो ब्लड स्ट्रीम में। और ये ऑक्सीटोसिन जो है मैमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स जो है, जो कि बेसिकली लैक्टिफेरस डक्ट को लाइन करती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा ताकि मिल्क इजेक्ट होके बाहर आ सके, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के दूसरे हार्मोन का, जिसका नाम था ADH या तो फिर वैसोप्रेसिन, जो कि हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बना, ठीक है। तो हमने देखा ADH, इसको और क्या बोलते हैं, एंटी का मतलब हो जाएगा ऑपोजिट। डाईयूरेटिक मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। डाईयूरेसिस इज एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन और उसके अगेंस्ट काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो डायूरेसिस को रोक दे कोई, ऐसा हार्मोन हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का एक और नाम है वैसोप्रेसिन, और वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और प्रेसिन का मतलब होता है प्रेशर। तो ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन जो है वो हो जाता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो अब इसका फंक्शनिंग देखो सब लोग, बहुत क्लियर हो जाएगी अब चीजें यहाँ पे। हाइपोथैलेमस ने बनाया एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि स्टोर करा गया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जैसे कि हमने देखा। एंटी डायूरेटिक दो काम करता है, एक तो एंटी डायूरेसिस और एक वैसोप्रेसर, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। तब जब ये हार्मोन जो है सर्कुलेशन में जैसे ही आ जाएगा, तब ये हार्मोन की दो जगह साइट ऑफ एक्शन होती है। पहली साइट ऑफ एक्शन होती है इसकी ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है ये, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़े, ठीक है। तो क्या करता है ये, इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स, इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, एंड हेंस एंड दस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड, ठीक है। एक तो ये काम कराता है। दूसरा काम ये क्या कराता है, तो ये दूसरा काम बेसिकली कराता है कि इट गोज एंड एक्ट ऑन द नेफ्रॉन, डिस्टल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। डिस्टल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन माने कि अगर मैंने कहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है तो वहां पर बोमेन्स कैप्सूल होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी, लूप ऑफ हेनले होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी और कलेक्टिंग डक्ट होगा। यहाँ पर वैसोप्रेसिन जब भी आके नेफ्रॉन में काम करता है तो वो डिस्टल पोर्शन पे काम करता है, मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, और वहां पर जाके ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है वापस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि नेफ्रॉन से ज्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो इट बेसिकली एक्ट्स ऑन डिस्टल convoluted tubule and collecting duct, ठीक है, reabsorb water and electrolytes, ठीक है, ताकि ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन ना हो। तो मैं लिखती हूं प्रिवेंट डाईयूरेसिस, ठीक है, ताकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास हो, डायल्यूट यूरिन पास ना हो। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब हो जाएगा
लेस वाटर वाली यूरिन पास आउट हो, ज़्यादा वाटर वाली यूरिन पास आउट ना हो। तो ये हुआ अभी तक सिर्फ हाइपोथैलेमस। बहुत डिटेल होती है, लेकिन हाइपोथैलेमस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को पूरा गवर्न करेगा। तब जब जब हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी भी हार्मोन को पढ़ते हैं तो हमें इमीडिएटली हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया है ऐसा बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। कितने टोटल हार्मोन्स पढ़ाए मैंने आज? मैंने पढ़ाए ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मैंने पढ़ाया ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये एंटागोनिस्ट पेयर है, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया मेलानोसाइट, एक मिनट हाँ, फिर मैंने पढ़ाया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और मैंने पढ़ाया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये भी एंटागोनिस्टिक पेयर है, ठीक है। फिर हमने देखा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये भी एक एंटागोनिस्टिक पेयर है। एंटागोनिस्टिक पेयर का मतलब जहां पर दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हो, ठीक है। ये इनके तो एंटागोनिस्ट थे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का कोई एंटागोनिस्ट नहीं था। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का कोई एंटागोनिस्ट नहीं था, ठीक है। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का कोई एंटागोनिस्ट नहीं था। इन तीनों हार्मोन्स के कोई एंटागोनिस्ट नहीं थे। ये क्यों नहीं थे ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने ये टोटल 9 हार्मोन्स हो गए। इसके अलावा हमने देखा ऑक्सीटोसिन और हमने देखा वैसोप्रेसिन, ठीक है। इतने हमने हार्मोन्स पढ़े। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आज एक और चीज पढ़ने वाले हैं, और वो है डिजीज अगर वैसोप्रेसिन का इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है तो, ठीक है। तब अगर मुझे बताओ कि किसी इंसान के अंदर वैसोप्रेसिन की कमी है, ठीक है, या वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी है, तब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी। इसी को हम बोल सकते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी है तो क्या प्रॉब्लम फेस करेगा वो फेस करेगा एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन होगा उस इंसान के अंदर, राइट। और ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक डिजीज क्यों? क्योंकि एडीएच बनता ही नहीं बॉडी में इंसान के, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज है वेयर एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ठीक है, ठीक है। तब रिजल्ट क्या हो जाएगा उसका? रिजल्ट में आएगा एक्सेसिव यूरिनेशन। कितना यूरिनेशन? अप टू 20 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। बहुत ज़्यादा है। इतना तो पानी भी नहीं पीते हम, ठीक है। इतना तो पानी हमारी बॉडी में भी नहीं होता जितना कि यहाँ पर यूरिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 20 लीटर्स पर डे इज अ वेरी डेंजरस थिंग, जिसमें कि इंसान जो है वो मरेगा, डेफिनेटली बच ही नहीं सकता। 12% से भी ज़्यादा वाटर का लॉस होता है तो हम मर सकते हैं, ठीक है। तो 20 लीटर पर डे तो बहुत बड़ी बात है। इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो कभी भी पूछे कोई एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो बोलना है डायबिटीज इंसिपिडस, जहां पर इंसान का बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा। 20 लीटर पर डे तक का यूरिन वो इंसान पास कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या देते हैं? इसके लिए सिंथेटिक हार्मोन देते हैं मेडिसिन के तौर पे। तो सिंथेटिकली बनाया हुआ एडीएच, सिंथेटिक हार्मोन थेरेपी, ठीक है, can be given using पिट्रेसिन हार्मोन। कौन सा देते हैं? पिट्रेसिन हार्मोन, ठीक है। ये वैसोप्रेसिन के जैसा ही हार्मोन है लेकिन सिंथेटिक है, ठीक है। तो पिट्रेसिन क्या होता है? पिट्रेसिन इज सिंथेटिक वैसोप्रेसिन, आर्टिफिशियली बनाया हुआ वैसोप्रेसिन, जिससे कि ये डिजीज थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकती है, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल फिर भी अचीव नहीं होता, इसलिए मल्टीपल मेडिकेशन थेरेपी इंसान को दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी। Thank you so much for watching the lecture, and please do not forget to like, share and subscribe this channel.